नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जया। दर्शकों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है। जरा सोचिए, अगर रात के बाद सुबह न हुई तो क्या होगा। निश्चय ही हम रात के अंधेरे में इतना खो जाएंगे कि भटकते भटकते अपनी पहचान भी खो बैठेंगे। आज की तारीख में ऐसे कुछ लोग हैं जो एक अंधकार में भटक चुके हैं और अपनी पहचान खो चुके हैं, साथ ही साथ लोगों के जीवन में भी अंधकार फैला चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से ये अंधकार के जो बादल है छट चुके हैं और सबके जीवन में धीरे धीरे नया सवेरा का उदय हो रहा है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की। जी हाँ, मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिससे यकीन मानिए कि मुख्य धारा से भटके हुए लोग धीरे धीरे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और जहाँ पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी, वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। बिरसा हरित ग्राम योजना से नक्सल प्रभावित गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों संवर रही है। झारखंड सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कई योजनाओं की लॉन्चिंग की है। इसके जरिए बेरोजगार ग्रामीणों और नक्सल प्रभावित गांवों को चिन्हित किया गया है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कोडरमा जिला के डोमचांच प्रखंड के गलेडी गांव में आए हुए हैं। एक समय ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था। यहाँ सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। अब समय बदला है। आइए जानते हैं यहाँ का सरकार के द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए। सर, पहले तो आज से 20 साल पहले ये बंजर टाइप पर मतलब कोई विकास का कुछ नहीं होता था, लेकिन इस समय हम लोग के पास रोड नहीं था तो रोड का विकास हुआ। और मतलब इसमें कीचड़ में चलते थे तो 15वीं वित्त से या 14वीं वित्त से ये सब पीसीसी का निर्माण हुआ। स्वच्छता में नाली का निर्माण हुआ, चबूतरा का निर्माण हुआ। और मतलब कई योजना है जो कि सरकार की जो योजना है हम लोग की तरफ से पूरा लाभ मिल रहा है और हम लाभ दे भी रहे हैं। पहले तो लोग जैसे ज़मीन बंजर ज़मीन था, तो अभी जो बिरसा योजना के तहत हम सरकार ने आम बागवानी दिया। और ये देखिए, आप अब देख सकते हैं कि ये एकदम पूरा बंजर थी, तो अंजिला इक्का को लाभुक जो है उनका देवर अभय इक्का को ये आम बागवानी दिया गया। देखिए, बहुत सुंदर है। इसी तरह से कई बागवानी है जो कि देखने के लायक है। बस यही मतलब विकास में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं सर, विकास बहुत अच्छी हो रही है। उस समय बहुत समस्या थी सर। उस समय ऐसा समस्या थी कि लोग घरों से नहीं निकलता था, सब डरते थे। यहाँ तक के जब नक्सलाइट प्रभावित इलाका था तो हम लोग दिन में घर में छुप के रहते थे सर। और उन लोग आके हम लोग से समझिए कि राशन पानी का व्यवस्था करने बोलता था। तो वो सब चीज़ से अभी हम लोग कम मुक्त पाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को प्रशासनिक द्वारा भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हम लोग को एक पारो पंचायत में सब पिकेट भी मिला हुआ है, जो कि इसके वजह से हम लोग अभी सुरक्षित महसूस मतलब बहुत बढ़िया से यहाँ के लोग रह रहे हैं सर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे प्रभावित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोडरमा जिला के अंतर्गत डोमचांच प्रखंड के कालीडीह गांव में बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा रहा है। जैसे नल जल योजना का चल रहा है सर। और आपका क्या बताते हैं कि आपका स्वच्छता से तालाब और आवास, अबुआ आवास, पानी का ये मतलब बता दिए तो जल नल योजना का अच्छा व्यवस्था मतलब हर जगह लगा हुआ है। पानी अच्छा दे रहा है। विद्यालय जा रही है सर, विद्यालय सब जा रही है। और आंगनबाड़ी भी अच्छा व्यवस्था है। कई आंगनबाड़ी जो है कि मॉडल भी है हमारे यहाँ। और विद्यालय भी बहुत अच्छा है। शिक्षा में कोई कमी नहीं है। पहले बहुत कमी थी सर, अभी कोई कमी नहीं है। पहले इनकी बहुत ख़राब स्थिति थी। पहले ऐसा स्थिति थी कि इन लोग जो जंगल में क्या कहते हैं कि तीर धनुष लेके अपना जड़ी बूटी शिकार करके रोजी रोजगार करते थे। लेकिन आज के मतलब माहौल में अंजिला इक्का हमारे पंचायत की समझिए कि सबसे एक्टिवेट और ग्राम सभा के माध्यम से हो या तो
रात्रि चौपाल के माध्यम से हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और ये बहुत जागरूकता करते हैं। ये जगह पहले पूरा बंजर था, जंगल था, और ये प्लॉट में आता है, गैर मजूरा प्लॉट में, लेकिन ये जंगल था पूरा। इसमें हम लोग कुछ खेती नहीं कर पाते थे। सिर्फ इसमें एक ही खेती होता था, या तो उड़द बरसात के समय में, या तो बादाम। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खेती नहीं होता था। और JSLPS के माध्यम से हमको मनरेगा का जानकारी मिला, और उधर से हमको आम का बागवानी मिला। हम लगाना नहीं चाहते थे इसको, बिल्कुल भी नहीं, मेरा इच्छा ही नहीं था। मेरे ससुर जी भी थे, वो भी बोले हमको नहीं पता इसके बारे में। बहुत लोग बोलते थे कि हमको यहाँ से बहुत नुकसान होगा, सरकार पेड़ ले जाएगी काट करके, या तो फिर फल ले जाएगी, इस तरह से बातें होता था। तो रंजीत भैया थे, वो बहुत समझाए। उसके बाद बोले कि नहीं, लगाओ, अच्छा है, उसमें पैसा भी मिलेगा और आम भी आप ही का होगा, पेड़ भी आपका। उसके बाद हम लोग इसमें लगाएं। अभी हम इसमें बहुत सारा खेती करते हैं। जब से आम लगाए, ये 5वां साल है। फल हम 2 साल से ले रहे हैं। इसमें 112 पौधा है। बहुत सारा क्वालिटी तो हमको मालूम ही नहीं है। एक पेड़ है जो नूरजहाँ है, वो सर लोग बताए थे हमको कि आम्रपाली। हाँ, आम्रपाली है, मालदा है, दशहरिया है, और सब वैरायटी का पेड़ है, लेकिन अभी हमको उतना जानकारी नहीं है पेड़। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक किसान परिवार को कम से कम 100 और अधिक से अधिक 300 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान 3 वर्षों बाद इससे 50,000 रुपये वार्षिक आय अर्जित कर सकेंगे। हमको ये चयन हुआ JSLPS के माध्यम से। हमको मनरेगा की जानकारी मिली, और मनरेगा के तरफ से ही BPO सर थे, JE सर थे, और रोजगार सेवक थे। ग्राम सभा के माध्यम से जानकारी मिला, और फिर हमको लगाने के लिए बोला गया। पहले गड्ढा खुदाई करने के लिए बोले, फिर गड्ढा का मजदूरी कितना होगा वो बताए, फिर इसमें कितना ये आएगा, पूरा अमाउंट आएगा, उसमें खाद मिलेगा, पौधा मिलेगा। उस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको मिलते गया, और हम लगाते गए, और लगाए। हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ, पैसा भी हमको सारा मिल गया। ये 5वां साल है, और हम 2 साल से फल ले रहे हैं। और इसमें हम आलू, प्याज, जितना भी जिस तरह की भी खेती हो, चना से लेकर के प्याज, गाजर, मटर, जो भी चाहे हम इसमें उगा सकते हैं। रबी खेती भी और खरीफ फसल भी, दोनों। बहुत बदलाव आया, बहुत सुधार आया। पहले तो हम लोग को पैसा नहीं होता था, हम लोग जैसे तैसे करके गुजारा कर लेते थे, इधर उधर से करके, कभी खुखड़ी फुटका, यही जंगल उंगल से कुछ ला करके। और अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी हम लोग सालाना, अभी तो कम फल दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो। 60,000 के लगभग सालाना हो जाता है सर। अच्छा, 60,000 आम। आज बहुत अच्छा स्थिति है सर। यहाँ के मुखिया भी हम लोग के सपोर्ट में करते हैं, और JSLPS भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिए। और मनरेगा से जो भी काम हुआ, मेड़बंदी, TCV, जल संरक्षण का बहुत अच्छा काम हुआ सर। यहाँ 300 लगभग TCV है, और मेड़बंदी भी है बहुत सारा सर। ये योजना एक बहुत ही अच्छा योजना है। अगर जो भैया और दीदी ऐसा सोचते हैं कि इससे फ़ायदा नहीं है, ज़मीन को नुकसान है, तो ये गलत है। हम आम बागवानी लगा करके ही हम सीखें कि इंटरक्रॉपिंग कैसे होता है, और उससे खेती कैसे होता है, और उससे लाभ हम कैसे ले पाएंगे, और उससे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा होगा और अच्छा सुधार में आता है। ये सबको हम बोलना चाहेंगे कि अगर जिनके पास ज़मीन है तो वो ज़रूर आम बागवानी लगाए, ताकि अपना सुधार कर सके अपने जीवन में। आम व अमरूद की बागवानी को इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा महत्व दिया गया है। झारखंड सरकार इस योजना के माध्यम से 5 लाख ग्रामीण किसानों को फलदार वृक्ष लगाने एवं उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे पहले तो जानकारी होना चाहिए उनको, कि ट्रेनिंग लेना चाहिए। अभी मुफ्त में RCT में बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, मशरूम का हो या तो फिर खेती का हो, फसल लगाने के बारे में हो, आम बागवानी के बारे में बहुत सारा का ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग ले करके अगर आप अपना ज़मीन में खुद ही ये करें तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। बाहर प्लान करने से अच्छा है कि हम खुद ही यहाँ पे काम करें, क्योंकि मनरेगा इतना अच्छा काम देती है कि हर 15 दिन पर पैसा देती है। आप उससे कुछ भी काम ले सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है उससे। अगर आपकी बात करते हैं, जी सर। आप प्रशिक्षण कहाँ से लिए? हम प्रशिक्षण RCT से लिए हुए हैं, और कृषि जैसे किसान जो होते हैं ना, उसका AKM, हाँ जी हाँ, वो भी रह चुके हैं। तो कृषि मित्र भी, हाँ। एक किसान के लिए ट्रेनिंग कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा छोटा बात में ध्यान रखना होता है। कब हमको दवा छिड़काना है, कब हमको बीज छटाई कर, अगर हम बिजाई की बात करें
तो उसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम उपज कैसे करें। अगर उपज अच्छी होगी, अगर हमको अच्छा नॉलेज होगा तो हमको अच्छा खेती होगा, अच्छा मुनाफा होगा सर। दीदी यहाँ पे देख रहे हैं 150 के आसपास पौधे हैं, प्रदूषित तौर पर कुछ बीमारियाँ भी होती होंगी, कुछ कीट पतंग का भी जी। प्रकोप होता होगा, तो कुछ अगर समस्या होती है तो निजात कैसे मिलता है आपको? पत्ता को काटने लगता है कीड़ा या फिर दीमक चढ़ता है, उसमें हम चूना का पुताई कर देते हैं और दीमक नाशक भी मिलता है पाउडर, जो मनरेगा तरफ से मिल जाता है आम पौधा में डालने के लिए, तो हम उसका यूज़ करते हैं। फिर अगर पत्ता में कुछ कीड़ा खा रहा है तो हम उसको हटा देते हैं। फल लगने के बाद जो उसका डंठल बच जाता है उसको भी हटा देते हैं, ताकि पेड़ अच्छा ग्रोथ। क्या है जितना फल निकलता है तो बेचती कहाँ है? हम तो अभी नया नया है मेरा बागवानी, यहाँ 2 बागवानी है जो 5 साल हो चुका है, तो हम एक बार दिखा देते हैं कस्टमर को, कस्टमर खुद घर आ जाते हैं, 10 केजी 15 केजी 5 केजी वो अपने हिसाब से लेके जाते। बाज़ार की कोई समस्या नहीं है, चाहे फल की बात हो, अभी यहाँ पे बाज़ार की समस्या नहीं है। यहाँ पे खेती सबसे कम होता है, इसलिए लोग दौड़ पड़ते हैं, मतलब खोजते हैं कि कहाँ हम लोग को जैविक खेती का सब्जी मिलेगा, कहाँ पे अच्छा सब्जी मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे आते हैं। लक्ष्य के तहत प्रत्येक जिले में फलदार वृक्षों का रोपण करने के लिए भूमि आवंटित की जा रही है। साथ ही साथ प्रखंड तथा जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा रही है, ताकि उत्पाद को सरल रूप से बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। किसानों को हम बताते हैं, जैसे आम बागवानी का योजना है, पेड़ की जो दूरी होती है 15 फीट बाई 15 फीट का डिस्टेंस होता है, और इसका गड्ढा का जो साइज होता है 3 फीट बाई 3 फीट है, लंबाई चौड़ाई गहराई 3 फीट बाई 3 फीट का होता है। इसमें एक CPT होती है जो केटल सेट गाय वगैरह के आने जाने के लिए रोकते हैं उसको, उसकी एरिया होती है V शेप की एरिया होती है, नीचे 4 फुट ऊपर 6 फुट की एरिया होती है और 4 फुट डेप्थ भी होता है उसका, ताकि उससे जो गाय बाहर के जंगली जानवर हैं आने जाने से वो रोक सके उसको। और इसके बीच में एक इमारती पौधे होते हैं जो बाजू बाजू में रहते हैं, वो 10-10 फीट के एरिया में होते हैं, ताकि देख रेख थोड़ा अच्छा दिखे हो और इमारत के लिए भी काम आ सके। बिरसा ग्राम योजना के माध्यम से किसानों को बहुत इसमें अच्छा लाभ भी मिलता है कि वो खेती भी कर लेते हैं, और उनको इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना से सरकार की इसमें बहुत लाभ मिलती है। इंटर क्रॉपिंग के जैसे समय समय पर खाद देते हैं, गड्ढा होता है, TCB वगैरह होते हैं पटवन उटवन के लिए, ताकि लाभों को लाभ मिल सके। उसमें हम लोग कुआं वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पटौनी वगैरह के काम आते हैं इसमें, ताकि किसान इसको अच्छे से काम कर सकें। दर्शकों, ये तो काला सच है कि हमारे देश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की वजह से बहुत सारी परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी कम हो रही है, क्योंकि ऐसी योजनाएं चला जा रही हैं जिससे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो भी परेशानी थी वो परेशानी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि योजनाएं कुछ ऐसी हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं। लातेहार जिला एक समय नक्सलियों के लिए कुख्यात था। यहाँ के लगभग सभी गांवों में डर एवं भय का माहौल था। जिले में बेरोजगारी भी चरम पर थी। क्षेत्र में पलायन बदस्तूर जारी था। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप थी। स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बदहाल थे। लातेहार जिला झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों में एक था। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। अगर नया सवेरा कार्यक्रम की बात करते हैं तो झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में किस तरीके से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है, और एक जो दौर था डर और भय के माहौल में लोग जी रहे थे, किस तरीके से उस माहौल से बाहर निकलकर सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं लातेहार, और लातेहार की उपायुक्त महोदय हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं इनके ज़िले में क्या कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी बात सही है कि एक दौर था जब लातेहार ज़िला में नक्सल का जो आतंक था वो काफ़ी मात्रा में था, लेकिन पिछले कुछ सालों से राज्य सरकार के द्वारा ज़िला प्रशासन और हमारा जो पुलिसकर्मी हैं प्लस हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सब का जो एक कंबाइंड एफर्ट रहा है, उसकी वजह से जो नक्सल गतिविधि हैं वो काफ़ी कम हो चुकी है। और बस कुछ चंद जो ऐसे नक्सल बचे हैं, उनके द्वारा भी जो अभी राज्य सरकार की जो आत्मसमर्पण की जो नीति आई है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो रही है कि कई नक्सल लीडर्स जो हैं वो अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसके लिए उनको उनके रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार के द्वारा फंड्स दिए जाते हैं, आवास के लिए ज़मीन दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो
ये जो एक तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्लस जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा जो ऑपरेशंस किए गए हैं, प्लस हम प्रशासन के द्वारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की गई हैं, उसकी वजह से जो है वो अब नक्सल आतंक ऑलमोस्ट शून्य के बराबर है और जल्द ही वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यहाँ सुदूर इलाकों में पुलिस की गश्ती तो दूर, सूरज डूबने के बाद ग्रामीण भी अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर दुबक जाया करते थे। इस बदहाली के पीछे अगर कोई जिम्मेदार था तो वह थी सरकार की लापरवाही। अधिकारी क्षेत्र में जाने से परहेज करते थे। हमारे ज़िले में शिक्षा को लेके बहुत फोकस है। हमारे जो शिक्षा के जो अधिकारी लोग हैं प्लस उनके अधीनस्थ कर्मचारी, हमारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उन सब का जो एक सार्थक प्रयास रहा है, जिसकी वजह से इस बार 10th एंड 12th में लातेहार जो है वो टॉप 3 में पूरे झारखंड में रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी उपलब्धि है, जो कि पिछले कई सालों में नहीं मिली थी बट इस साल हुई है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे द्वारा टीचर अटेंडेंस पे बहुत फोकस किया जा रहा है, प्लस जो रेगुलर टेस्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के उस पर फोकस किया जा रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत महत्व रखता है एजुकेशन को लेके। आपकी जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, आपके जो सप्लाईज़ हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोगों ने इस बार एक डिटेल्ड प्लान बनाया हुआ है और हम लोगों ने इस बार DMFT की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जो फंड्स में हम लोगों ने एजुकेशन में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हमें कराना है वो सब हम लोगों ने सैंक्शन भी करा दिया है। तो अगले कुछ महीनों में आपको काफ़ी कार्य दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा लड़कियों का जो इनरोलमेंट है वो अच्छा है झारखंड में और लातेहार में भी। हमारा प्रशासन के द्वारा यही प्रयत्न रहता है कि हम लोगों को मोटिवेट करते रहें कि वो 8th के बाद अपने स्टूडेंट्स को अपने डॉटर्स को वो अपना 10th और 12th और हायर एजुकेशन के लिए वो आगे बढ़ाएं। तो ये तो हमारा मोटिवेशन रहता ही है। उसके लिए सरकार के द्वारा जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी झारखंड आवासीय विद्यालय, उन सब पे भी आप देखोगे कि एडमिशन के लिए काफ़ी कंपटीशन रहता है वहाँ पर भी। तो देख के अच्छा लगता है और प्लस हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे जो लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ें और अपने हायर एजुकेशन में जाएं। ग्रामीण बेरोजगारी से परेशान थे। उन्हें उन्नत किस्म की बीज नहीं मिलती थी। बीजों पर उन्हें सब्सिडी मैसर नहीं था। किसान कर्ज में बुरी तरह डूबे थे और वे पलायन करने के लिए मजबूर थे। इन सब परेशानियों का खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास आरंभ किया गया। आयुष्मान कार्ड को लेकर हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में हम लोगों ने कैंप मोड में आयुष्मान कार्ड के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे सभी जो PDS डीलर्स हैं जो राशन देते हैं, उन सबके कोऑपरेशन से हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड को और लोगों के बीच लाने के प्रयास किया है, जिससे हमारे जो जनता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उसका अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, जितने लोग हैं। और अभी भी हम लोग रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल सके। प्लस जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो हमारे द्वारा भी काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। हमारे सदर अस्पताल में ऑलमोस्ट 3 करोड़ की नई मशीन्स आने वाली हैं और उसके अतिरिक्त हमारे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन्स, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसको हम लोग अधिक से अधिक आधुनिक बना पाएँ। उसके अलावा क्योंकि हमेशा डॉक्टर्स की कमी रहती है सरकारी अस्पतालों में, तो हम लोग एक रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन और एक जनरल फिजिशियन वो भी रखे हैं। DMFT मद के द्वारा हम लोगों ने इस बार रखा है। प्लस हम लोग DMFT मद से ऑलमोस्ट 10 एम्बुलेंसेस का भी हम लोग क्रय करने वाले हैं। तो हमारा पूरा प्रयास लगेगा कि आज अगले कुछ महीनों में हम लोग जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है हेल्थ को लेकर वो हम लोग उसको पूरा करें। लातेहार जिले के ग्रामीण इससे महरूम थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब पहले वाला लातेहार नहीं रहा।
यहाँ उपायुक्त का पद संभालने के तुरंत बाद ही गरिमा सिंह ने एहतियाती उपाय किए। सबसे पहले लातेहार जिला को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना से तो कई हज़ार लोगों को लातेहार में आवास मिला ही है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि लोग अपना जल्दी से जल्दी, उनको इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है प्रधानमंत्री आवास में, तो जल्दी से जल्दी अपना घर आगे बनाएं ताकि हम लोग उनको इंस्टॉलमेंट्स देकर फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। प्रशासन का यही मोटिव है कि चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे हमारा अबू आवास योजना है, कि लातेहार में ऐसा कोई भी फैमिली ना रहे जिसके पास कच्चा मकान हो, जो या किसी झोपड़पट्टी में रह रहा हो। इस तरीके का हम लोग 100% एराडिकेशन चाहते हैं कि सबके पास अपना पक्का मकान होना चाहिए। सशक्त होने के लिए तो नंबर 1 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एजुकेशन है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लड़कियां जो है वो स्कूल एजुकेशन प्राप्त करें और आगे भी एजुकेशन के लिए जाए। उसके लिए आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं यहाँ पर। मैट्रिक को रोजगार, ये मैं सेकेंडली उस पर आ रही थी कि जो हमारी सभी महिलाएं हैं लातेहार की, उनको हम लोगों ने एसएचजी ग्रुप्स में जोड़ा है, जो हमारा JSLPS यहाँ पर काम करता है। तो सभी विलेजेस में महिलाओं का समूह हम लोगों ने बना लिया है। उनको फंडिंग भी हम लोग दिलवा रहे हैं, बैंकों के द्वारा क्रेडिट दिलवा रहे हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके एरिया में जो ऐसा बिज़नेस है जिसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वो उस बिज़नेस में जाएं। उसके लिए हम लोग उनको लोन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उन्होंने सड़क, नाली और बिजली हर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया। सरकार की 200 यूनिट फ्री बिजली से ग्रामीणों को लाभ मिला। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई। गरीबों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्हें आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा गया। युवाओं के लिए हम लोगों ने, एक तो हमारा नियोजन कार्यालय तो चलता ही है यहाँ पर, जैसे आज हमारा एक नियोजन का कैंप भी लगने वाला है, जिसको अभी मैं इनॉग्रेट करने जाऊँगी। वहाँ पे हम लोग सभी प्राइवेट कंपनीज़ को बुलाते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, नियोजन कार्यालय में रजिस्टर होते हैं, फिर वहाँ पर वो कंपनी से इंटरव्यू करते हैं अपना और एम्प्लॉयमेंट दिलवाते हैं। प्लस हमारा जो कल्याण विभाग है उसमें भी रोज़गार योजना चलती है, जिसमें लोग अपने बिज़नेस के आइडियाज़ हम लोग को समर्पित करते हैं। प्लस वो उसमें लिखते हैं कि वो कितना लोन चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो वो फिर उसको भी हम लोग सैंक्शन करके भेजते हैं और उनको जो रिक्वायर्ड क्रेडिट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे द्वारा पूरी कोशिश जारी है कि लोग अनएम्प्लॉयड ना रहें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी पर्यटन समिति है जिला की, उसकी हम लोगों ने अभी तक, मैंने फरवरी में ही ज्वाइन किया है, उसके बाद हमारी 2 से 3 मीटिंग हो चुकी है। उसमें हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। हमारे नेतरहाट में विभाग के द्वारा काफ़ी विस्तृत लेवल पर उसका एक डिटेल्ड वर्क प्लान जो है वो ऑलरेडी DPR हम लोगों ने सैंक्शन करके उसका ज़मीन चिन्हित करके विभाग को भेज दिया है। तो विभाग के द्वारा भी काफ़ी अच्छा कार्य कराया जा रहा है नेतरहाट में। प्लस हमारे समिति के द्वारा जितने भी यहाँ पर सभी पर्यटन स्थल जो हैं वो ABCD कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो हम लोगों ने सभी पर्यटन स्थल में क्या क्या गैप्स हैं, कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ पे टॉयलेट्स की कमी है, कहाँ पे पेवर ब्लॉक्स की कमी, वो सब हम लोगों ने चिन्हित करके ऑलरेडी उसका DPR सबमिट करने के लिए सभी लाइन एजेंसीज़ को दे दिया है। और हम लोग जल्द ही सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पे काम करवाने वाले हैं। आज यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। अगले अंक में हम फिर किसी क्षेत्र की बात करेंगे, चल के वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे नया सवेरा का उदय कैसे हो रहा है। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर इसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।